नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त देश में कई सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। ताजा मुद्दा इस वक्त पेंगोंग लेक का है, जहां पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जो हमारी सेना है वो पहले फिंगर 4 तक रहती थी और फिंगर 8 तक जाकर वो पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब जिस तरह से डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसमें हमारी सेना को फिंगर 3 पर रहना होगा, जहां पर हमारी एक पोस्ट है। और जैसे ही इसकी जानकारी हमें राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी, उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यह कहा कि मोदी सरकार जो है वो चीन के सामने झुक चुकी है और चीन को उसने हमारी जो जमीन है वो दे दी है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रहा है। और साथ ही साथ हम सुप्रिया जी से चर्चा करेंगे किसानों को लेकर जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है वो, और सोशल मीडिया पर जो इस वक्त एक तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है उस पर। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका HW न्यूज में। सबसे पहला आपसे सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि जो पेंगोंग लेक को लेकर इस वक्त जो हमारा समझौता हुआ है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जो है नुकसान का सौदा किया? जी धन्यवाद HW न्यूज के इस डिस्कशन के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस तरह का स्टेटमेंट पढ़ा गया है और जिस तरह की बातें आ रही हैं, मुझे कहते हुए ये दुख होता है कि 130 करोड़ के इस गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री डरपोक साबित हो रहे हैं और ये बहुत गलत है। ये गलत है हमारे लोकतंत्र के लिए, ये गलत है हमारे इतने गौरवशाली देश के लिए। मैं 2-4 चीजें आपसे कहूंगी और तथ्यों पे बात करनी चाहिए, इधर उधर की ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। मेरा पहला पॉइंट है कि जो भी हो रहा है उसमें 2 चीजें साफ हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने आपको मेरा कनेक्शन स्टेबल आ रहा है? जी जी जी, ओके। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो जून और सितंबर 2020 में स्टेटमेंट्स दिए कि कोई घुसा हुआ नहीं है, ये प्रूव हो गया कि वो गलत थे, वो भ्रमित करने वाले थे। उन्होंने झूठ बोला था पूरे देश से, क्योंकि कोई घुसा हुआ है तभी डिसएंगेजमेंट हो रहा है। हमारा दूसरा मानना यह है कि ये एक सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट है, ये पैंगोंग सो लेक से ही हो रहा है। पहले की जो पोजीशन थी, जो 9 कोर कमांडर लेवल्स की टॉक हुई, उसमें बार बार ये बात हो रही थी कि हम स्टेटस को एंटे करेंगे, मतलब अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति पर जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ पैंगोंग सो लेक से सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट हो रहा है और उस पर भी मैं बात करती हूं। क्वेश्चंस अराइज, डेप्सांग जो हमारे लिए ऑपरेशनली बहुत स्ट्रेटेजिक है, जहां से दौलत बेग ओल्डी का जो एयर स्ट्रिप है वहां से सियाचिन की सप्लाई होती है, वहां पर चीनी 18 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं। वहां डिसएंगेजमेंट कब होगा? हॉट स्प्रिंग का डिसएंगेजमेंट, गलवान वैली का डिसएंगेजमेंट, गोगरा का डिसएंगेजमेंट, ये सारे डिसएंगेजमेंट्स कब होंगे? ये पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक की मैं बातें कर रही हूं। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है कि जो कैलाश रेंज थी, जिस पर बड़े शौर्य और पराक्रम से हमारी सेना ने जाके कैप्चर किया था और हमें मोल्डोन गैरिसन चाइना का वहां से एक्सेस होता था, वो स्ट्रेटेजिक थी हमारे लिए, उसके बारे में सरकार कैसे उसको छोड़ सकती है? तो और सबसे जरूरी बात यह है कि पैंगोंग सो लेक में भी फिंगर 4 तक हमारा कब्जा था, वो हमारी भूमि है, वहां पर हमारा पोस्ट था। फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। अब आपने बोला है कि बफर जोन 8 और 3 के बीच में बनेगी, तो आप अपना राइट टू पेट्रोलिंग भी गिव अप कर रहे हैं, आप अपनी सरजमी भी गिव अप कर रहे हैं। अपनी भूमि को गिव अप क्यों किया जा रहा है? आप LAC को अपनी ही सरहद में 8 किलोमीटर अंदर क्यों खींच रहे हैं? ये सवाल उठेंगे ही उठेंगे और इन सवालों का जवाब पूरे देश को चाहिए, क्योंकि आप चीन का नाम लेने से जरूर कतराते होंगे, देश तो अपनी भूमि की एक एक दिन के एक एक कोने से प्यार करता है और हम चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रिया जी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि जो नेगोशिएशन
किया गया, पैंगोंग लेक पर हो या फिर किसी दूसरे इलाके पर हो, हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? आखिर हम उस ताकत के साथ नेगोशिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम का हम अपमान कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। हमारे जहां 20 जवानों की शहादत हो गई थी, आपको याद होगा, जून मई की वो और जून की वो काली रात, जब हमारे शहीदों की शहादत हो गई, वहां की पेट्रोलिंग भी आपने गिव अप कर दी। आप सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? कैलाश रेंज गिव अप करके सेना ने बड़ी मुश्किल से वहां पर एक्सेस किया था, तो उनके साथ तो खड़े रहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी चीन के बेहद करीबी रहे हैं उन्होंने, और ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं कि शी जिनपिंग और मेरी आत्मीयता को कोई समझ ही नहीं सकता है, हमारी केमिस्ट्री को। 18 बार चीन से मिल चुके हैं, उनके साथ बहुत वार्ताएं हुई हैं उनकी, 18 बार उनकी मीटिंग्स हुई हैं, साबरमती में झूले झूले हैं, महाबलीपुरम में रखा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप देश के साथ खड़े हैं या चीन के साथ खड़े हैं। चीन से डर कर दब कर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। चीन का नाम लीजिए, जिन लाल आंखों की बात करते थे वो लाल आंखें दिखाइए और उनको खदेड़ दीजिए। चीन से दबकर अगर आप समझौता करेंगे तो चीन अपने लिए विन विन सिचुएशन कर रहा है, आप सिर्फ गिव कर रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दिया जाए कि आपको टेक में आपको वापस चीन से क्या मिल रहा है? बफर जोन भी आप अपनी सरजमीन पे बना रहे हैं। सुप्रिया जी, लेकिन अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया, इसके अलावा बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे पर जो है देश की जनता को बहकाने का काम कर रही है, और यह भी कहा जाता है कि भारत की जमीन पर कहीं पे से भी हिस्सा किसी भी तरह से कोई भी कब्जा नहीं किया गया है। ये कांग्रेस है जो सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रही है और गलत मैसेज पहुंचाने का काम कर रही है, ऐसा लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है। मुझे बिल्कुल भी इसमें सरप्राइज नहीं हूं मैं, मुझे बिल्कुल भी इसमें जिसको कहते हैं ना, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि वो ऐसी बातें कहते हैं। वो ऐसी बातें ही कहेंगे क्योंकि जब भी वो कमजोर पड़ते हैं, जब भी उनके हाथ से सिचुएशन निकलती है, अपनी विफलताओं का टीकरा वो हमेशा कांग्रेस के सर पे फोड़ते हैं। तो पहले तो वो दो बातें बता दें। कांग्रेस देश के किसानों को भी बरगला रही है, बहला फुसला के वहां पर कांग्रेस ने उनको 2 महीने से 2.5 महीने से करीब करीब बॉर्डर पर रखा हुआ है। कांग्रेस ने देश को भी भ्रमित कर दिया है ये कहकर कि भाई चीन घुसा हुआ है। अब तो रक्षा मंत्री खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि हाँ हम डिसएंगेज कर रहे हैं, फौजें पीछे हट रही हैं, फोर्टिफिकेशंस तोड़े जाएंगे। मतलब कि चीन ने फोर्टिफिकेशन किया था, और फोर्टिफिकेशन ऊपर से आकर चीनी आसमान से तो कर नहीं गए होंगे, हमारी धरती में घुसे ही थे। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने सफेद सपाट झूठ बोला था, उसके बारे में भाजपा वाले क्या कहेंगे? तो देखिए, कहना बहुत आसान है, विपक्ष के ऊपर अपनी विफलताओं का टीकरा फोड़ना भी बहुत आसान है। असलियत यह है कि भाजपाई जो हैं वो किसी के सगे नहीं है। अपनी खुद की बात को रखने के लिए, अपने फेस को बचाने के लिए वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सौदा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे बॉर्डर्स और हमारी सरजमी खिलवाड़ का हिस्सा नहीं है, मखौल का हिस्सा नहीं है। इस पर तो कड़े सवाल पूछे ही जाएंगे। जनरल वीके सिंह आर्मी में जनरल रह चुके हैं, अब वो मिनिस्टर है इस गवर्नमेंट में। उन्होंने कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया ट्रांसग्रेशन को लेकर, जिस पर चीन ने कोट किया। मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए आप देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, फॉरेन रिलेशंस को, देश की छवि को और देश के जो सुरक्षा जितने भी राज होते हैं उनको खोलने पर आमादा है। ये किस तरह के लोगों से सरकार बनी है? बट द रॉट स्टॉप्स राइट एट द टॉप, वहीं से शुरू होता है सारा। मोदी जी जिस दिन निडर और निर्भीक होकर चाइना से बात करेंगे, चीन को घुटने टेकने पड़ेंगे, जैसे हमने पहले भी डिप्सांग में उनसे टिकवाए हैं। सच तो यह है कि 130 करोड़ के इस देश का प्रधानमंत्री आज पता नहीं क्यों चीन का नाम लेने से कतराते हैं। सुप्रिया जी, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है बीजेपी, और ये भी कहती है कि हर चीज में बहकाने का काम कर रही है, इस तरह के आरोप हैं। हम किसानों के प्रदर्शन को लेकर आएंगे, तो किसानों के प्रदर्शन की जब भी बात होती है तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये बदलाव तो खुद कांग्रेस भी लाना चाहती थी, तो जब बीजेपी ला रही है तो फिर कांग्रेस को इतना एतराज क्यों है, और कांग्रेस क्यों बार बार ये कह रही है कि फार्म लॉज को पीछे ले लिया जाए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं इस भ्रम को तोड़ पाऊं आपके भी प्लेटफॉर्म
के जरिए। ऐसा था कि कांग्रेस में अपने मैनिफेस्टो में हमने रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर की बात करी थी और हमने बहुत क्लियरली कहा था कि हम 42,000 मंडियों को बढ़ाकर जब 2.5 लाख मंडी बना लेंगे, छोटे कस्बों में, बड़े गांवों में, क्योंकि यह सच है कि मंडियां खेतों से बहुत दूर बनी है अभी, इसलिए किसान मंडी तक जाने में असमर्थ रहता है कई बार। तो हमारा मानना था कि मंडियों का जो जाल है वो पूरे देश में और व्यापक तौर से फैलना चाहिए। बड़े गांवों में अपनी मंडियां होनी चाहिए, छोटे कस्बों में अपनी मंडियां होनी चाहिए। सिर्फ जिले हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पे मंडियों से काम नहीं चलेगा। तो 42,000 मंडियों को हम 2.5 लाख मंडियां करने वाले थे और जब वो हो जाता तब हम एपीएमसी में रिफॉर्म लाते। ये नंबर 1 टू नंबर 10 का हम स्टेप्स लेते और फिर हम 11वें नंबर पे जाते। इस सरकार ने 1 से 11वें नंबर की छलांग लगा दी और दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ करते हैं। मैं 1 मिनट को, अगर 1 मिनट को इनकी बात मान भी लीजिए कि जो ये सच कह रहे हैं, तो मैं 3 तथ्य बताना चाहती हूँ। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी पार्लियामेंट में क्या कहते थे ये सबको पता है। अरुण जेटली जी ने खुद कहा था कि जो विकसित देश है वो $400 बिलियन खर्चा करते हैं अपने किसानों को जीवित रखने के लिए। सुषमा स्वराज ने कहा था हड़ताल बहुत जरूरी है, किसान के पास से लोगों को बू आती है, वो सबको स्पीच याद होगी। और खुद प्रधानमंत्री जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक वर्किंग ग्रुप चेयरमैन के होने के हैसियत से उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। तो आज मोदी जी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्यों अपनी पोजीशन से हट रहे हैं? आप ही की मांग थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। मैं इन बिल्स की अभी डिटेल में नहीं जा रही हूं, लेकिन सबको पता है कि अगर एक सड़क पे 2 कारें चल रही हैं, एक पर टैक्स लगेगा, एक पर नहीं लगेगा। आप ही बताइए मुझे सोनू जी, आप कौन सी गाड़ी खरीदिएगा? आप बिना टैक्स वाली गाड़ी खरीदिएगा। वैसे ही अगर मंडी में टैक्स लगेगा और प्राइवेट को टैक्स नहीं लगेगा तो लोग प्राइवेट की तरफ ही जाएंगे, वैसे ही मंडियां समाप्त हो जाएंगी। आपने कहा है एमएसपी मंडियों में जारी रहेगी और प्राइवेट का क्या होगा? वहां पर आपको एमएसपी लाने में क्या दिक्कत है? ये खड़े होकर कहते हैं हम तो कह रहे हैं। अरे आपने तो बहुत बातें कही थी। आपने 15 लाख की बात कही थी, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आपने 21 दिन कोरोना से जीत जाएंगे बात कही थी, आपने बड़े बड़े झूठ बोले। तो आपकी बात पर यकीन नहीं हो सकता है। आप जब तक कानून, जब तक स्टैट्यूट पे उसको नहीं लाते हैं, बात नहीं बनेगी। और मैं एक छोटी सी चीज आपके दर्शकों के सामने ये जरूर रखना चाहती हूं कि कानून 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक आपके घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो में हो, और दूसरा किसी एक्सपर्ट कमेटी ने आपको उस कानून के बारे में अपनी राय जाहिर करी हो। भाजपा के पास दोनों नहीं है। इनके मैनिफेस्टो में ये नहीं था, इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं ली। किसानों से बात करना तो दूर है, सदन में बहस होना तो दूर है, सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी जाना तो दूर की बात है। इन्होंने ये कानून किसके कहने से बनाए और जिसके लिए आपने बनाए, अगर वो इसके विरोध में खड़ा है तो महानुभावों, जिसको भी आप वादा कराएं वो वादा तोड़िए और इन कानूनों को निरस्त करिए। इसमें क्या बड़ी बात है? आपको क्यों दम और ईगो लग रहा है? ये हट की बात करते हैं। अरे राजधर्म छोड़कर राजहट तो आप दिखा रहे हैं। जी सुप्रिया जी, किसानों को अगर से हम जब बात करते हैं तो किसानों का एक डर है, किसानों का ये डर है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी तो फिर एक सिक्योरिटी जो है वो उन्हें नहीं मिलेगी। तो इस डर को आप किस तरह से देखते हैं? किसानों का ये डर कितना वाजिब आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल वाजिब है और इसी समय मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहती हूँ। जो 3 काले कानून आए हैं, जो पहला कानून है वो होर्डिंग, एंटी होर्डिंग, जमाखोरी के 1955 का जो जमाखोरी का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन था, उसको वो हटाते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई भी कितना भी कैसा भी सामान जमाखोरी करके रख सकता है। वो कानून ये भी कहता है कि जब 50% कीमत सब्जियों की और 100% कीमत अनाज की बढ़ जाएगी तभी वो प्राइस इंटरवेंशन करेंगे। वो जमाखोरी तब भी नहीं रोकेंगे, जमाखोरी के बारे में बात करेंगे, प्राइस इंटरवेंशन वो नहीं करेंगे। तो पहला तो ये गलत कानून है कि कोई भी कितना भी जमाखोरी कर सकता है। तो लोग बड़े बड़े रख लेंगे और उसके बाद आपको पता ही है जैसे दाल के साथ स्कैम्स होते हैं, आलू के साथ स्कैम होता है हमारे देश में, किस तरह के प्याज के स्कैम होते हैं कि होर्डिंग कर ली जाती है, दाम गिरा देते हैं बाजार में, उससे खरीद लेते हैं और फिर जब स्कैर्सिटी हो जाती है तो दाम बढ़ाकर होर्डर्स अपना माल निकाल देते हैं। पहला कानून तो ये है। दूसरा कानून कहता है कि अब आप कहीं पर भी कुछ भी बेच सकते हैं। इसकी 2 असलियतें सुन लीजिए। पहली असलियत इसकी ये है
कि हिंदुस्तान का 85% किसान जो है उसके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है। तो ये जी। तो वही बात हो गई कि मुजफ्फरनगर का किसान जो है वो मंगलुरु जाकर बेचेगा। क्या वो जा सकता है मैंगलोर बेचने के लिए? आप मुझे बताइए, उसके पास 2 एकड़ जमीन है। जी। तो ये तो जबानी जमा खर्च है। दूसरा, जब आप कहते हैं वो कहीं भी बेच सकता है, तो एपीएमसी में आप टैक्स लगाएंगे, प्राइवेट प्लेयर को आप टैक्स नहीं लगाएंगे। तो प्राइवेट प्लेयर के पास जब वो बेचे और एमएसपी वहां पर आप गारंटी नहीं करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर तो अगर एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसके खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आपको जी। कानूनी जामा पहनाना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर एटलीस्ट इस पर खरीदे। और तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है जी। कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्वालिटी और सारा पैरामीटर्स बन जाएंगे। अगर उससे कम पर अनाज पैदा हुआ, मान लीजिए धान बासमती चावल फलाना मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर लंबा पैदा होना चाहिए, बारिश और ओला आ गया, वो 1.8 मिलीमीटर पैदा हुआ, ये लोग खरीदेंगे नहीं। किसान क्या करेगा? अभी हमने देखा है मध्य प्रदेश में कैसे अडानी ग्रुप ने वहां पर जो तिलहन की थी वो खरीदने से मना कर दिया। हमने मध्य प्रदेश में देखा है कैसे मंडियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनके बारे में किसान समझ गए हैं। और किसान, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि जिनको कांग्रेस पार्टी ले आई है। 2.5 महीने से ऊपर वो कड़कड़ाती सर्दी में गीले बिस्तरों पर बैठ के उन्होंने प्रदर्शन किया है। करीब 200 किसानों की मौत हो चुकी है। उस मौत का जिम्मेदार इस देश में कौन है? ये गांधी का देश है, ये किसान का देश है। इस देश में गोडसे के उपासक किसान के दर्द को समझ ही नहीं सकते। सुप्रिया जी, जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के दर्द को समझ नहीं रही है बीजेपी या फिर सरकार नहीं समझ पा रही है, किसानों को ये जो डर है कि कुछ ही कंपनियां आ जाएंगी और हावी हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने बिल लाते वक्त किसानों को कहीं ना कहीं ये समझाने में कहीं ना कहीं वो विफल रहे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 कंपनियां या 3 कंपनियां नहीं होंगी, बहुत सारी अगर कंपनियों की अगर बताई जाती कि चलो ये 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनियां जो हैं वो आकर खरीदेगी, ये सब अलग अलग कंपनी होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को एक विश्वास में लिया जा सकता था। देखिए, किसानों को आप विश्वास में तब ले सकते थे जब आपके अंदर इरादा नेक हो और जब आप पारदर्शिता से कानून बना रहे हो। जब आप कानून ही 2-3 बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के लिए बना रहे हैं तो आप किसानों को विश्वास में ले नहीं सकते। वो समझते हैं कि उनकी आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा। वो समझते हैं कि जब मोनोपोली 25 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर मार्केट जब 2-3 लोगों के हाथ में चला जाएगा तो क्या होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये कानून आने से पहले ही प्राइवेट कंपनीज के, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं, उनके गोडाउन बनने कैसे शुरू हो गए थे, उनके झोले छपने कैसे शुरू हो गए थे, ट्रेनों पर उनका इश्तिहार आना कैसे शुरू हो गया था। जब कानून बनाते वक्त आपने किसान से, विपक्ष से, एक्सपर्ट से बात नहीं करी तो उनके पास ये खबर कैसे पहुंच गई थी कि ये कानून बन रहा है? क्योंकि ये तो आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, ये तो कोई एक्सपर्ट कमिटी ने भी नहीं आपको बताया। तो 100 बात की एक बात यह है कि ये कानून इन्होंने 2 या 3, और आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किनकी बात कर रही हूं, उन पूंजीपति घरानों पर इंडियन एग्रीकल्चर गिरवी रखने के लिए बनाया है। लेकिन भारतीय किसान वो किसान है जो ऊसर में, बंजर में उसका कलेजा फाड़कर फसल उगा लेता है। वो आपकी बातों में आने वाला नहीं है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और मैं आज आपके शो पर कह के जा रही हूं कि वो आपको घुटने टिकवा कर ही मानेगा। ये देश बारडोली, बिजौली, चंपारण, खेड़ा, कितने ही देख लीजिए किसान आंदोलन, अंततोगत्वा जीत किसान की हुई है। सुप्रिया जी, एक और सवाल यह है कि सरकार ये कह रही है कि किसानों को तो हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों से लगातार सरकार ये कह रही है कि आइए बातचीत करिए और बातचीत करके हम मामले को सुलझाएंगे। और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो 18 महीने तक इन कानूनों को होल्ड पर भी रखने के लिए तैयार है। तो जब बातचीत हो रही है तो बातचीत करके हल निकालने की बात सामने आ रही है, तो फिर भी इन कानूनों पर चर्चा के बजाय कानूनों को पहले पीछे लेने की बात क्यों कही जा रही है? क्या बातचीत से आपको नहीं लगता है कि हल निकल सकता है? सोनू जी, ऐसा है कि बातचीत से हल तब निकल सकता जब ईमानदारी से बातचीत करी जा रही होती। बातचीत किसानों से होती है, फोन पर जाके परमिशन पीएम से लेते हैं। अब इस पे हाँ कहें कि ना कहें, 2 बातें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। ये जो कानून बने हैं ये किसानों से बिना बात किए हुए बने हैं, तो बात तो आपको पहले करनी चाहिए थी। आप कहते हैं हम संशोधन को तैयार हैं, इसका मतलब कि कानूनों में कमी है। किसान कहता है आप ये कानून वापस ले लीजिए, निरस्त करिए इन कानूनों को,
हमसे बात करिए, हम रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं है, और फिर नया कानून लाइए। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं कानून मत लाइए, वो कहते हैं बातचीत करिए, हमारे सजेशंस लीजिए, नया कानून लाइए। अगर आपको आप मानते हैं कि आपका कानून त्रुटिपूर्ण है तो उसको निरस्त कर दीजिए, नए कानून पे बात करिए, नए कानून पर काम करिए। आप कहते हैं हम 18 महीने कानून को लंबित करने को तैयार हैं, तो 18 महीने में ही उस कानून को सेलेक्ट कमेटी भेज दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी भेज दीजिए, सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट भेज दीजिए। आप 18 महीने के लिए ही सही कानूनों को निरस्त कर दीजिए, फिर ले आइएगा। लंबित करने के हम तैयार हैं, लेकिन हम चेंज करने को तैयार नहीं है। और एक बात का इतना बड़ा धोखा है इस देश में जो हो रहा है, इन लोगों ने निकल कर क्या कहा था, 11 राउंड की बातें हो चुकी। 11 राउंड की बातों के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जी ने क्या कहा था, अब हम कोई बात नहीं करेंगे, आप कोर्ट चले जाइए, निर्वाचित सरकार आपकी है, मैंडेट आपको मिला है, सरकार के मंत्री आप हैं, और आप निष्ठुरता से कहते हैं किसान कोर्ट चला जाए। सबसे पहली दिक्कत ही यह है कि इन्होंने उन लोगों को बात करने के लिए लगाया है जिनके पास अपनी 80 डिसमिल का खेत नहीं है, 1 एकड़ का खेत नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर अपने आप को किसान कहते हैं, इनके लड़कों, इनकी पत्नी, इनके नाम 1 एकड़ का खेत नहीं है, किस तरह के किसान है। पीयूष गोयल जी से कोई कुदाल और फावड़े का अंतर पूछ ले तो वो बता दे, बहुत अच्छी बात होगी, नहीं बता पाएंगे। और दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी बात देखिए सोनू जी, ये है इस सरकार ने कहा था कि हम पराली का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट वापस लेंगे, और ये सारे कानून जो इन्होंने वापस लेने की बात कही थी वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिस्टेड हैं पार्लियामेंट के इस सेशन के लिए। तो आप पर कोई कैसे यकीन करे, आप तो अपनी स्टेटेड पब्लिक पोजीशन से पीछे हटते हैं। जी लेकिन आपने नरेंद्र सिंह तोमर की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने सदन में भी कहा कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो जब एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि किसानों से वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखा ऐसा है कि जो मोदी जी हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उनकी मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात वो करते हैं। वो कहते हैं हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे 3 सवालों का जवाब भाजपा का कोई भी व्यक्ति, कोई मंत्री और प्रधानमंत्री खुद दे दे। अगर किसान की आप इतने हितैषी हैं तो इस बार के बजट में आपने एग्रीकल्चर और एलाइड बजट को काटा क्यों? आपने उस बजट पर क्यों काटा? उस बजट को वो 5.1% ऑफ बजट होता था, अब वो 4.3% ऑफ बजट हो गया। क्यों काटा? आपने मनरेगा का बजट क्यों काटा? आपने पीएम किसान योजना का बजट क्यों काटा? अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो आपने 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती का दाम बढ़ा दिया। डीजल, जीएसटी, खाद पर, उस पर कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पर करके। तो आप किसानों के हितैषी नहीं हैं, आप पूंजीपतियों के हितैषी हैं। तो जब आप कहते हैं मैं किसान से बात करने को तैयार हूं, आप सबसे पहले तो किसानों को दुष्प्रचारित करने का काम करते हैं। आपके लोगों ने किसान को पाकिस्तानी कहा, चीनी कहा, खालिस्तानी कहा, नक्सलवादी कहा, माओवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा। आपके मुंह पर पट्टी बंधी रही। आप खड़े होकर बात करते हैं किसानों की, आप आंसू बहा रहे थे राज्यसभा में। आपकी मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि का, एक शब्द सहानुभूति का, एक संवेदना नहीं प्रकट कर पाए आप। 200 किसानों की मौत हो गई है आपकी सरकार में। आप चीन और पाकिस्तान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे जहां आप रहते हैं वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे 2.5 महीने से किसान बैठा हुआ है। आपके अंदर संवेदना नहीं है वहां जाने की। ये कैसे प्रधानमंत्री है? ये पाषाण हृदय है, ये बहुत ही निष्ठुर है, और इनकी लॉयल्टी इंडिया के पूंजीपतियों के साथ है, इंडिया के किसानों के साथ नहीं है। और ये बार बार ये बात प्रूव कर चुके हैं। सुप्रिया जी, ये तो हुई किसानों की बात, किसानों के मुद्दे की बात। एक बड़ा मुद्दा जो इस वक्त है वो ट्विटर को लेकर है। ट्विटर की अगर बात करें या फिर सोशल मीडिया की अगर बात करें तो लगातार इस वक्त एक बहस चल रही है कि सोशल मीडिया पर एक तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है। हमारे संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, और उसका जब जब दमन होगा ये देश मुस्तैदी से उसके अगेंस्ट खड़े होकर बोलेगा। इस सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने के, लोकतंत्र की हत्या करने की, लोकतंत्र का गला घोटने का
कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं है। आप इनके खिलाफ बोलिए एक शब्द, आप एंटी नेशनल हैं, आप देशद्रोही तो एक सवाल पूछने पर हो जाते हैं। आप इनकी कोई पॉलिसी क्रिटिसाइज करिए, आपके ऊपर सेडिशन चार्ज लग जाता है, यूएपीए लग जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े पत्रकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस इनकी सरकारों में लग जाता है। क्या हुआ था अभी शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे और जफर आगा जी के साथ और तमाम ऐसे लोगों के साथ? इनके आलोचक मतलब आप देशद्रोही हैं। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता है। देश और सरकार एक नहीं है, सरकारें आती जाती रहती हैं। हिंदुस्तान अपनी जगह खड़ा था और खड़ा रहेगा, वो ये भूल जाते हैं। आपने कहा ट्विटर की बात, ट्विटर पर जब तक इनका नैरेटिव, इनकी भक्त मंडली हर तरह की गाली गलौज, हर तरह का दुष्प्रचार, हर तरह की फेक न्यूज फैलाते रहे, तब तक ट्विटर बहुत अच्छा था, तब तक ट्विटर पे खूब वाहवाही बटोरी गई। अब जब इनकी भक्त मंडली को थोड़ा चुप करा दिया गया है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव थॉट्स के भी लोग आ गए, वो भी सच बयां करते हैं, वो भी अभिव्यक्ति करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो अब ट्विटर खराब हो गया है, अब ट्विटर का दमन किया जाएगा। ये किस तरह की फ्री स्पीच की बात करते हैं? ये लोग अपने आप को आंदोलन से, स्टूडेंट आंदोलन से आए हुए लोग कहते हैं, जब ये आंदोलनकारियों की ही इज्जत नहीं कर सकते हैं और प्रधानमंत्री महोदय जी खुद आंदोलन जीवियों पर उपहास उड़ाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस सदी का, हमारे समय का, हमारे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलनकारी महात्मा गांधी थे। वो उनका उपहास उड़ाते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद का उपहास उड़ाते हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत हथियाने पे तुले, आप उनका मजाक बनाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी जिस देश में नहीं होगी, वहां लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। जो ये ट्विटर के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये हर जगह, हर प्लेटफॉर्म को डराकर, धमकाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। और बड़े दौड़े दौड़े इनके लोग गए तो थे, कोई इंडियन प्लेटफॉर्म कू है उसको ज्वाइन करने, क्या असलियत है उसकी? वहां पे चाइनीज इन्वेस्टर बैठाया हुआ है, चाइनीज एप्स बैन कर दिए, लेकिन ठेका पट्टा चाइनीज कंपनीज को दिया जा रहा है। इन्होंने एक भी बड़ी चाइनीज नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी को बैन किया है? बिल्कुल बैन नहीं किया है। ये किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? दो मुही बातें करते हैं ये लोग, जो हैं आडंबर के लोग हैं, ये ढोंग के लोग हैं। सुप्रिया जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और भी आगे कई मुद्दों पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो ये थी सुप्रिया जी, जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर, फिर चाहे वो एलएसी का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो या फिर सोशल मीडिया का मुद्दा हो, तो इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की राय रखी। और फिलहाल अगर देख लिया जाए तो कई सारे मुद्दे इस वक्त हैं जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में है और विपक्ष लगातार इन सभी सवालों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। बहरहाल आज इस शो में इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, हमारा यूट्यूब चैनल पर जो ज्वाइन बटन है उसे दबाइए और वहां जाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी अपील करना चाहूंगा कि आप इस शो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए HW न्यूज।